नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिसीज ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के यूट्यूब चैनल में। हमारे सिकल सेल संवाद इस श्रृंखला में आज हमारे मुख्य अतिथि है प्रोफेसर विनय कुमार सिंह सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सर का परिचय आपसे करा दूँ। सर प्रोफेसर विनय कुमार सिंह सर है। सर इज़ वर्किंग in the Department of Education of Group with Special Needs DEGSN, National Council of Educational Research and Training NCERT Delhi, as Professor in Education of Children with Disability. Sir is MPhil and PhD in Education Intellectual Disability. Sir has published a number of research papers, articles, chapters in books, and study materials of academic courses. Sir has also contributed in framing several policy documents like Samagra Shiksha Implementation Framework, specifically on education of children with disabilities, drafting national guidelines and implementation framework on equitable and inclusive education and national position paper on equitable and inclusive education and many more. वैसे तो मैं सर से पिछले साल एक 5 दिन सर ने हमें इनवाइट किया था सिकल सेल के तरफ से गाइडलाइंस जब बना रहे थे, तो मेरा संबंध सर से 5 दिन जो हमने सर के साथ गुज़ारे उसमें दोस्तों आपको बता दूँ सर काफ़ी हम्बल है, काफ़ी इतने कोऑपरेटिव है और काफ़ी इनिशिएटिव्स सर ने लिए हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी का सिकल सेल के लिए योगदान है। सर। आप सभी का धन्यवाद और स्पेशली जो नास्को है, नेशनल अलायंस फॉर सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद। इन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म मेरे को दिए, जहां पर एक बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया, जहां हमने जो सिकल सेल में एनसीईआरटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया। और ये एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग नेशनल लेवल पर सिकल सेल के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा जो इसकी शुरुआत करते हुए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि सिकल सेल के बच्चे कैसे हमें स्कूल में मिलते हैं और इनके साथ कैसे काम करना होता है। तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देखने से ये लाभ होगा कि आपको विजुअल दिखाई पड़ेगा और समझ में आने में आपको काफी आसानी होगी। तो विद इन अ मिनट आई एम शेयरिंग द slides. Please, sir. I think now it will be it is visual. आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसे अच्छे से। जी सर। जी सर। सो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें सिकल सेल होता क्या है। और जैसा देखिए नाम है सिकल सेल, सिकल का मतलब ही होता है, हिंदी में अगर कहें तो हंसिया होता है, जिसको हम लोग ज्यादातर इसे एक एग्रीकल्चर का टूल होता है। और इस एग्रीकल्चर के टूल से हम लोग घास वगैरह या वीड्स वगैरह या फसल जो है काटने के काम में लाते हैं। और आप देखिए ये शुरू में ही आपको चित्र दिया गया है जिसमें ब्लड के सेल्स दिखाए गए हैं, जो या तो राउंड शेप में हैं या ओवल शेप में हैं। और जब ये सेल का जो साइज है, शेप है, ये चेंज हो जाता है और ये सी या के आकार का या बनाना के आकार का कहिए या फिर सिक्कल के जैसा इसका जब शेप हो जाता है, तो इसको हम लोग इसलिए इसके सेल के नाम से ही इसे सिक्कल सेल डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स एनसीईआरटी में काम करता हूं। और जो हमारा बैकग्राउंड रहा है उसमें जो भी हमारे एजुकेशन है डिसेबिलिटी के एरिया में, और आप लोग सबको पता है कि अभी 21-22 डिसेबिलिटी जो है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 का है, उसमें एक शेड्यूल बना है जिसमें इसे सारे को सूचीबद्ध कर दिया गया है,
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, और शेड्यूल्ड ट्राइब को सूचीबद्ध कर दिया गया है आर्टिकल 341 और 342 में। इसी तरह राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो दिव्यांगता का अधिकार अधिनियम है 2016 का, उसके शेड्यूल में 21-22 डिसेबिलिटी को सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं ये सिकल सेल डिजीज कहाँ सूचीबद्ध है और इसमें क्या क्या होता है। देखिए, सिकल सेल जो डिजीज है ये ब्लड डिसऑर्डर के अंदर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में इसे सूचीबद्ध किया गया है। और भी है इसमें, जैसे थैलेसीमिया है और हीमोफीलिया है। और हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, सिकल सेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग सिकल सेल के बारे में बात करते हैं। सिकल सेल है क्या? क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, और ये हीमोग्लोबिन ही एक तरह से कहिए एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। और ये जो प्रोटीन है, इसमें कभी कभी एबनॉर्मलिटी होने के कारण, जो हम लोग साधारण भाषा में चर्चा करें, इसको हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं। और ये जो है, जो हमारा राउंड ब्लड सेल है, वो सिक्कल के शेप धारण कर लेता है। अब ये जब सिक्कल का सेल धारण कर लेता है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, अगले स्लाइड्स में आप देखिए, जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं वो लचीला होता है, आसानी से मूव कर जाता है। और हमारा जो ब्लड वेसल्स है, जिससे हमारे जो हार्ट है, दिल है, उससे जो पूरा ब्लड का संचार पूरे शरीर में होता है, वो ब्लड का संचार बाधित हो जाता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, उससे जो राउंड शेप का ब्लड जो सेल है या ओवल शेप का है, वो तो आसानी से पास कर जाता है, लेकिन सिक्कल सेल वो बहुत जगह जाकर के फंस जाता है। अब इस और ये ना सिक्कल सेल की ऐसी जो कैरेक्टर है, ये जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो सिक्कल सेल में जो रेड ब्लड सेल्स को कन्वर्ट कर देता है, ये बड़ा ही हार्ड या कभी कभी चिपचिपा सा होता है। और इसकी वजह से ये हमारे ब्लड सेल्स से चिपक जाता है। और फिर वहां पर एक तरह से समझिए, जैसे सड़क में बहुत सारी गाड़ी आ जाए तो जाम लग जाता है, उसी तरह की कुछ व्यवस्था हो जाती है हमारी ब्लड सेल्स में। और उसके बाद जिस जगह से जब ब्लड पास नहीं करता है, तो उस पर्सन को काफी पेन होता है, पर्सन को स्ट्रोक हो सकता है। और अगर हीमोग्लोबिन अगर नहीं पहुंचा, आप और हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, और जिस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो सेल ठीक से काम नहीं करेगा। धीरे धीरे काम नहीं करेगा तो वो सेल डैमेज हो जाएगा, वो सेल मर जाएगा। और उससे क्या होगा, अगर सेल मरेगा तो टिश्यू मरेगा, और टिश्यू खत्म होगा तो उससे हमारा जो सारा ऑर्गन है वो ठीक से काम करना बंद कर देगा। और इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। और इसकी वजह से कभी कभी जो सीवियर पेशेंट है, जिनके सिकल सेल है और डिजीज है, और उसमें क्या होता है कि पर्सन्स के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के भी चांसेस होते हैं, स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, कभी कभी हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हम कहें तो इन बच्चों में होने लगते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करें कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं हमारे देश में या वर्ल्ड में जिसमें सिकल सेल पाया जाता है। तो एक अगर नेशनल हेल्थ मिशन की अगर हम रिपोर्ट लें इंडिया की, तो उसमें ये लिखा हुआ है करीब जो 14 लाख जो पर्सन्स हैं, ये सिकल सेल से पीड़ित हैं। और ये संख्या एक समझिए, एक तरह से ये एस्टिमेट है, अगर हम सर्वे करें तो संख्या कहीं और ज्यादा भी हो सकती है। इसी तरह अगर बच्चों में बात करें तो करीब 4 लाख बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें से 4 लाख बच्चे जो हैं इस तरह के सिकल सेल डिजीज से अफेक्टेड हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जो सिकल सेल है कितना ज्यादा है। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर सिकल सेल के बच्चों में शुरू से अगर हम इंटरवेंशन करना चाहें, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन, कि बच्चों में पहचान हो जाए कि सिकल सेल, उसकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें सिकल सेल बन रही है, और अर्ली स्टेज में पहचान हो जाए, तो हम लोग इसकी काफी हद तक इलाज भी कर सकते हैं, बच्चे की दशा में सुधार कर सकते हैं। और कल को बच्चा जो स्कूल में जाता है, हमारे और आपके जैसा एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हुए अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जी सकता है। लेकिन अगर इसमें देरी हो जाए,
ट्रीटमेंट बाद में हो तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि सिकल सेल डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज कर देता है। कभी कोई ऑर्गन काम करना बंद हो गया तो फिर उस ऑर्गन के लिए फिर हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अच्छा होता है कि जितना जल्दी से जल्दी पहचान हो जाए और उनका उपचार जितना जल्दी से जल्दी हो, सो दैट बच्चा उस अपने पूरे लाइफ में स्ट्रगल करने से बच जाएगा। और इसी तरह बच्चा ही नहीं, उसके टीचर, उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स और सारे लोगों को ये जो मुश्किल है या मुश्किल हालात से जो गुजरना पड़ता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर हम कारण की बात करें, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि सिकल सेल के कारण क्या है। तो ये एक जेनेटिक कारण है और इसको हम लोग बहुत डिटेल में मैं मेडिकली जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम और आप सारे टीचर हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं और सारे ये जस्ट थोड़ा सा समझना चाहते हैं। तो ये एक पेरेंट से अपने बच्चों में ये ट्रांसमिट हो जाता है और उसकी वजह से ज्यादातर सिकल सेल मिलता है। और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें एक दो पीढ़ी में सिकल सेल नहीं दिखाई दिया, फिर भी ये सिकल सेल के केसेस आ गए। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जो रेयर हैं, बट ज्यादातर ये केसेस जो हैं पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ अगर हम इन बच्चों के जो सिम्टम्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे एक टीचर पहचान कर सके कि सिकल सेल वाले बच्चों को किस किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किस तरह ये उनके लर्निंग में बाधा करती है, किस तरह उनके ये रोजमर्रा के कामों में बाधा उत्पन्न करती है। तो देखिए, इसमें हमने कुछ लिस्ट बनाया है, और भी हैं, लेकिन मैंने कुछ जो मेजर चीजें हैं वो उनके हमने लिस्ट तैयार की है। और आप देख रहे होंगे जैसे बच्चे का पेन एपिसोड्स बहुत, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में बच्चे को पेन क्राइसिस हो सकता है। कभी वो कहेगा कि हमारे हाथ में पेन हो रहा है, कभी कहेगा चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी कहेगा सिर दर्द कर रहा है। और ये पेन कोई मामूली सा पेन नहीं होता है, ये बच्चों के बर्दाश्त से बाहर होता है, ये बहुत सीवियर होता है। और उस समय बच्चे को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बच्चा दर्द में छटपटाता है और उसको फिर मैनेज करना भी काफी दिक्कत हो जाता है। इसी तरह एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जब बच्चे के चेस्ट में दिक्कत हो जाती है, ठीक से सांस नहीं ले पाता है, उसमें दर्द महसूस होता है। कुछ बच्चों में अस्थमा की शिकायत रहती है, क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है और बच्चे में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बच्चा बार बार खांसता है और अस्थमेटिक हो जाता है। इसी तरह बच्चे को हेडेक होता है, बच्चा थका थका महसूस करता है, स्लीपीनेस होता है। क्लास में बच्चा बैठा है, क्लास में पढ़ाई हो रही है और बच्चा बड़ा लेथार्जिक फील कर रहा है, उसे नींद आ रही है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, फीवर हो सकता है बच्चे को, क्योंकि ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। और उसके चलते आपको और हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है डिफरेंट, अगर हमारे कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से फीवर, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके आंखें अगर देखें तो ज्यादातर आपको एलोइस आंख या जॉन्डिस की शिकायत रहती है, क्योंकि ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे बच्चों में आंखें पीली होती है। तो ऐसा जब भी देखें तो समझ, इन बच्चों को एक बार जो हॉस्पिटल में है या डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भेजें, और वहां भी बता दें कि हेमेटोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वहां एक बार आप कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये लगातार बच्चों का जो है जॉन्डिस हो रहा है या उसकी आंखें पीली रहती हैं। इसी तरह इन बच्चों का अगर आप हाइट देखेंगे, या जो दूसरे बच्चों का जो 10 साल, 12 साल, 14 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, इन बच्चों का ये ग्रोथ जो है ये भी डिलेड पाया जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों में ठीक तरह से जो ब्लड नहीं पहुंचता है, तो उनका डेवलपमेंट एक रुक सा जाता है, या डेवलपमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और बच्चों का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ऐसा भी देखा गया है कुछ बच्चों में, ये जो रेटिनोपैथी है, जो हमारा आंख से देखते हैं और रेटिना पर हमारा कोई भी चीजें देखते हैं तो एक इमेज बनता है जिस चीजों को, तो वो रेटिना जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक जो है ब्लड वेसल से होता है। वहां ब्लड की चादर होती है, वहां परतें बन जाती हैं, इतने इतने सारे ब्लड के नेटवर्क होते हैं, और ये सारे एक दूसरे से
एक तरह से कहिए उलझ जाती हैं, और वहां एक थक्का सा जम जाता है, और फिर बच्चा धीरे धीरे बच्चे का देखने की जो प्रक्रिया है वो कम होने लगती है। और बच्चा बोलता है हमें ब्लड दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, हमें बोर्ड कभी तो दिख जाता है कभी नहीं दिखता है। तो इस तरह की चीजें बच्चा क्लास में बताता है। फिर कभी कभी आप कुछ बच्चों का देखेंगे जो हिप का बोन है या सोल्जर का जो बोन है उसके शेप चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का जो पूरे शरीर का पोस्चर है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ब्लड ठीक से इन दोनों ज्वाइंट्स पे नहीं मिल पाते हैं, और बच्चे को चलने में, वॉक करने में, बैठने में, उठने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह से बोन का शेप ही एक अलग उसमें विकृति हो जाती है। कुछ बच्चों में स्ट्रोक हो जाता है, और अगर स्ट्रोक बहुत सीवियर हो गया तो ये बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। और सिकल सेल में बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि जब भी एवर्सिव कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई या बहुत ज्यादा गर्मी आ गई और हॉटनेस हो गया आपके इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, तो स्ट्रोक होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारे ट्रिगर पॉइंट हैं जिससे बच्चों का ब्लड ठीक तरह से हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं गया, ब्लड जाना बंद हो गया। अगर ये ब्रेन में हो गया तो फिर ये स्ट्रोक का कारण होता है। और स्ट्रोक का फिर आपको पता है, फिर ये सेकेंडरी जो कंडीशंस हैं उसको पैदा करता है। अगर आपके मान लीजिए राइट साइड के ब्रेन में स्ट्रोक के एपिसोड्स हुए हैं, चांसेस हुए हैं, तो आपका लेफ्ट के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें काम करने में मुश्किल हो जाएगी। हमारा बॉडी और ब्रेन का जो क्रॉस कनेक्शन है, क्रॉस बिहेवियर है, जो अगर ब्रेन में किसी तरह का ऑर्गेनिक दिक्कत होगा तो वो फिर वो शरीर में दिखाई पड़ता है। कभी कुछ बच्चों का बोलना चला जाता है, देखना चला जाता है, हाथ से काम करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे बच्चों में या बड़ों में गॉल स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा जो गॉल ब्लाडर है, छोटा सा यंत्र है कह सकते हैं, या अंग है हमारे शरीर में, जो हमें भोजन को पचाने इन सबों में काम आता है। उसमें उसके जो लिक्विड सेक्रेशन से हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसको पचाने की क्रिया में ये काम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वहां उसके जो माउथ है उस पर जाकर के जो प्रोटीन है वो जम जाते हैं, और उसके चलते गॉल स्टोन हो जाता है, और बहुत बार बच्चों का ये गॉल ब्लाडर जो है उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। जो बोन की डिजीज है, रिकरेंट स्केलेटन डिजीज, सो हमारे शरीर के जो डिफरेंट जो बोनी स्ट्रक्चर हैं उसमें ब्लड ठीक से नहीं जा पाता है, और इसके चलते हमारा बोन जो है वो उसमें कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है, उसमें वो टफ हो जाता है, और जो जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चा हमेशा एनीमिक फील करता है, जो हमारा ब्लड है ठीक तरह से जा नहीं पाता है बॉडी में, तो एनीमिया जैसे आप जानते हैं, इस तरह की चीजें बच्चों में दिखाई पड़ती है। और यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाता है बच्चे में, क्योंकि हमारा जो किडनी है वो ठीक तरह से काम करना शुरू नहीं करता है, और ब्लड का जो एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं हो पाता है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं। अगर आपको बच्चों में इनमें से 2 चीजें 4 चीजें भी अगर दिखाई पड़ती है तो उनके पेरेंट्स को आप कहिए कि वो तुरंत जो मेडिकल सलाह ले और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से अगर आपकी फैमिली में ऐसा है तब तो आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और अगर फैमिली में नहीं भी है तो भी अगर 3 4 5 सिम्टम्स यहाँ से दिखाई पड़ते हैं तो आप तुरंत मेडिकल सलाह लें। अब ये मैंने कुछ लिस्ट बनाया है जिसमें क्या क्या ट्रिगर पॉइंट हैं जब बच्चों को पेन ज्यादा होगा, पेनफुल जो एपिसोड्स है वो ज्यादा होगा, और ये टीचर के लिए, शिक्षक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर बार बार बच्चे को इन्फेक्शन होता है, बुखार हो जाता है, बच्चा कोल्ड फील करता है, बच्चे का जो एक्टिविटी है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, बच्चे को एयर पॉल्यूशन या डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, और ये सारे जो चीजें हैं, जब एयर पॉल्यूशन होगा बच्चे को कोल्ड ज्यादा हो जाएगा, अगर डिहाइड्रेशन होगा ज्यादा तो बच्चे को जो है पेन का जो प्रॉब्लम है ये होना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं, स्ट्रेनियस एक्टिविटी कराते हैं, तो ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जिसके चलते बच्चे का ब्लड फ्लो ना हो और बच्चा पेन महसूस करे। बहुत स्ट्रेस है, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, या किसी तरह का फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, उस अवस्था में ही भी पेन जो है बच्चों में
बच्चों के शरीर के डिफरेंट अंग में बच्चे पेन का शिकायत करने लगेगा, यहाँ पेन हो गया, शरीर में हाथ में पेन हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। सडन चेंजेस इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ठंड है, अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, या बहुत ठंड के मौसम में बहुत फिजिकल एक्टिविटी करा दिए और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है और उसका ब्लड फ्लो जो है उसके ब्लड वेसल्स में बच्चे के वो ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। अगर किसी पर्सन ने जिससे सिकल सेल है और उसने अल्कोहल या कैफीन की मात्रा ली, कैफीन आपको पता है कॉफी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो अगर वो ज्यादा इसको अगर यूज करता है तो उसकी वजह से भी ये जो पेन का एपिसोड है ये पर्सन्स में हो सकता है। अगर पर्सन स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा हॉट है, कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा थक गया है, बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, तो इस स्थिति में पर्सन को जो रेस्ट की जरूरत होती। तो अगर ये पर्सन ओवर एग्जर्टेड हो गया है काम से, अपने काम से, ट्रेवल करने से या किसी भी अन्य कारण से, तो उसमें फिर ये पेन के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। अगर पर्सन हाई एल्टीट्यूड पर गया है, जैसे मान लीजिए कश्मीर की तरफ, लेह लद्दाख की तरफ पहाड़ी स्थानों पर गया है और उसके सांस फूलने लगते हैं, और उस स्थिति में एक तो ऑक्सीजन की उसके शरीर में पहले से कमी है और वहां ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी हो जाती है, तो फिर से बच्चे को इस तरह के प्रॉब्लम जो है, पेन के जो प्रॉब्लम है वो होने लगता है। बहुत ठंड है या कभी इनडाइजेशन की शिकायत होती है, तो उस हालत में भी बच्चे का ये जो पेन का एपिसोड्स है ये बढ़ने लगता है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया सिकल सेल डिजीज के बारे में। जी तो सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण लैंग्वेज में आपने सिकल सेल क्या है ओवरऑल समझाया है हमारे दर्शकों को। जो दर्शक पहली बार सिकल सेल के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे 100% ये एश्योरिटी है कि उन्होंने समझ लिया है सिकल सेल डिसीज़ क्या है। सर, इसमें हमारे टीचर्स का रोल क्या होगा, उसके बारे में आप थोड़ा-सा ज़रूर बताइए? जी जरूर। और देखिए, मैं एजुकेशन फील्ड से ही जुड़ा हूं और टीचर्स के साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ लगातार काम करता रहा हूं। हाँ, तो और फील्ड में भी जाता रहता हूं, बहुत सारे स्कूल्स मैंने विजिट किए, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह विजिट किए आपके छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो उसमें काफी बच्चे हमें इस तरह से मिले, तो हमें जो एक्सपीरियंस हुआ इन बच्चों के से, और बच्चों के साथ हमने इंटरेक्ट किया, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो बड़ी सारी बातें निकल करके आई। तो हमें ये महसूस हुआ कि टीचर्स को बहुत सारे जो सिकल सेल के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी की कमी है। और बड़े सिंपल सिंपल से तरीके हैं जिससे इस तरह के बच्चे अगर हमारे स्कूल में आ रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरह की बीमारी, किसी तरह की डिसेबिलिटी बच्चे के पढ़ने लिखने में बाधा उत्पन्न ना करे। हम कैसे उन बाधाओं को दूर करें, तो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं उनसे, उनको मैंने ले करके कुछ स्लाइड्स के द्वारा ही यहाँ प्रेजेंट किया है कि एक टीचर क्या करे। तो देखिए, इसमें जो सिकल सेल जो वाले बच्चे हैं, उनको, बड़े सारे बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी हो जाती है, या तो पढ़ने में या लिखने में, क्योंकि काफी देर तक वो एक जगह बैठ करके पढ़ लिख नहीं पाता है, और ये बच्चा लगातार क्लास में और स्कूल में स्ट्रगल करता रहता है, जूझता रहता है अपनी पढ़ाई से। कुछ बच्चों को जो है, जो मेजर चीजें हैं उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। ओवर स्टॉक, ओवर स्टॉक्स क्या होता है, जब बच्चे में ये ब्लड ठीक तरह से प्रवाहित नहीं होता है, और बच्चे को बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन का मान लो स्ट्रेस हो गया, या किसी एरिया में बहुत ठंड है, या क्लाइमेट जो है अचानक से चेंज हो गया, तो ऐसे हालत में स्ट्रोक होने की चांसेस होती है, और इस समय में टीचर को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। इसी तरह साइलेंट स्ट्रोक भी है। करीब 30% बच्चों में मैंने यहाँ कोट किया है, आप देखेंगे साइलेंट स्ट्रोक होता है, जो पता है ना बच्चों को पता चलता है, ना टीचर को पता चलता है, ना पेरेंट्स को पता चलता है। तो ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल होती है, और बच्चे का इंटरनली जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ब्रेन, और उसकी वजह से ब्रेन टिश्यू डैमेज होने लगता है। अगर हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए,
एनीमिया के चलते जो हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर के जाता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसके चलते ब्रेन डैमेज होने के कारण होते हैं। पुअर पल्मोनरी फंक्शनिंग, अगर हमारा ठीक तरह से जो श्वसन है, सांस लेना है, वो ठीक से ना हो, या स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में आप बच्चा सोया हुआ है और बच्चा कभी अचानक से वो उसको एक तरह से कहें जर्किंग जैसा होता रहता है, वो कभी सांस ले पाता है, कभी सांस नहीं ले पाता है, मतलब उसका सांस लेना जो है वो बाधित होता रहता है। और ये सारे जो हैं बच्चे के ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और सीधे वो ब्रेन को डैमेज करने की लगातार डैमेज करता जाता है, और इसके चलते बच्चे की पढ़ाई लिखाई गड़बड़ हो सकती है, उसमें मुश्किल हो सकता है बच्चे का। ये बच्चे ज्यादातर अनएक्सप्लेन्ड जो स्लीपनेस है, स्लीपीनेस, फटीग, लेथार्जिक, ये बच्चे ज्यादातर जब उनका ठीक तरह से ब्लड बॉडी में नहीं जाता है तो हमेशा थके थके से, लेथार्जिक, कोई भी एक्टिविटी दो तो उन्हें करने का मन नहीं करेगा, या एक दो स्टेप करेगा उसके बाद बच्चा छोड़ देगा। ये टीचर को दिखाई पड़ता है। इसी तरह बहुत सारे एक्टिविटीज में वो ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि कभी बॉडी में पेन होता रहता है, कभी वो लेथार्जिक फील करता है, कभी कभी उसे नींद आती रहती है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और ऐसे जब भी हालात हो, ऊपर के जो 4-5 चीजें हमने बताया, तो बच्चों को तुरंत न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट जो है उसकी सलाह देनी चाहिए, जिससे उनका ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं या न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उसके ऊपर असेसमेंट करके बता देते हैं कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसमें जो न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो रहा है लर्निंग का, वो न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, या ब्रेन में कोई ऑर्गेनिक डैमेज हो रहा है। तो ये सारी बातें बड़ी जरूरी हैं, इसलिए इन चीजों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की। और अगर हम देखें कि टीचर इसके लिए क्या क्या कर सकता है, तो अभी हम लोग 2-3 स्लाइड्स में देखेंगे कि टीचर किस तरह से मदद कर सकता है। सबसे पहले टीचर ऊपर की जो चीजें थी वो साइन ऑफ स्ट्रोक्स को ध्यान में रखे, उसे इग्नोर ना करे। अगर वो टीचर जानता है कि बच्चे के पास जो सिकल सेल डिजीज का बच्चा है उसके पास कार्ड बना हुआ है, मेडिकल कार्ड बना हुआ है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखे। और ये बड़ा जरूरी हो जाता है अगर बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में है या एकलव्य विद्यालय में है, तो ऐसे बच्चों के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि उसको सोते हुए, जागते हुए, डिफरेंट एक्टिविटी में जो बच्चे को अगर स्ट्रोक आता है उसको हम ध्यान में रखें। दूसरी बात, टीचर जरूर अपने पास जो बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी मेडिसिन है या पेन रिलीफ की मेडिसिन है, ये जरूर हमेशा अपने पास रखे, क्लासरूम में भी रखे, हॉस्टल में रखे, और उसके बारे में बच्चों के दोस्तों को और जो भी कंसर्न टीचर हैं, स्कूल के स्टाफ हैं, लाइक वार्डन है या एक्टिविटी वाले जो टीचर्स हैं, सबको उसके बारे में बता दे, कहां पर है, क्या है, कितना देना है, उसके डोज क्या है, कब कब देना है। ये सारी बातें अपने जितने टीचिंग स्टाफ हैं, टीम है, उनके साथ शेयर करें। अगर बच्चे को किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो टीचर मदद कर सकता है। बट बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। बच्चा अगर लेथार्जिक फील करता है या वो उसे किसी एक्टिविटी को करने का मन नहीं करता है, तो उसे मोटिवेट करना होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप उसको ग्रुप वर्क दे सकते हो, डिफरेंट एक्टिविटी दे सकते हो। और हमेशा क्लोज कांटेक्ट बनाए रखें उनके बच्चे के पेरेंट्स के साथ, भले ही बच्चा रेसिडेंशियल स्कूल में है। आप उसके बारे में हर एक दिन पेरेंट्स को बताइए कि आज बच्चा क्या किया, क्या नहीं किया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और साथ ही साथ उनके डॉक्टर से भी आप हमेशा कांटेक्ट बनाए रखिए। आप वीकली बेसिस पर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ टाइम ले सकते हैं, किस समय हम इन बच्चे के बारे में बात करें। और डॉक्टर जो है काफी मदद करते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि किस तरह की सलाह देनी है, अगर कोई दिक्कत आ गया तो क्या करना है, और वो तुरंत इसके लिए अटेम्प्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, उनके डॉक्टर के साथ अपना एक बहुत अच्छा संबंध बना करके रखना है। बच्चे के न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, हाइड्रेशन का ख्याल बहुत रखना है। बच्चे को जब जब पानी की जरूरत हो उसे पानी पीने के लिए कहें। क्लास में ऐसा हमेशा रखें कि हर एक घंटे पर कम से कम बच्चा 1 कप 1 गिलास पानी पीता रहे, और बहुत ज्यादा एक्सर्ट ना कराएं। जैसे एक ही दिन में मान लीजिए उसका रिसेस का भी पीरियड है,
फिजिकल एजुकेशन का भी पीरियड है और कोई स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए आप उसको सेगमेंट में बांट दें। एक दिन किसी दिन करा दिया फिजिकल एजुकेशन का क्लास, किसी एक दो दिन बीच में गैप करके फिर आपने उसका स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करा दिया। तो इस तरह से आप जो है उसको शेड्यूल जो है आप अपने स्कूल में जो बनाएंगे एक्टिविटी का, मेनली जो फिजिकल एक्टिविटी का, वो इन बच्चों को ध्यान में रखकर सारे बच्चों के लिए बनाएंगे। तो ये स्प्रेड हो जाना चाहिए पूरे वीक में, पूरे 15 डेज में, ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जिससे इन बच्चों को किसी तरह की तकलीफ भी ना हो, बच्चा मोटिवेट रहे और हर एक एक्टिविटी में वो लगभग पार्टिसिपेट करे। इसी तरह जो है बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होने दें, और बच्चे को ये ना फील होने दें कि बच्चे में कोई दिक्कत है। देखिए, बच्चा पहले बच्चा है, उसकी जो डिसेबिलिटी है या उसका जो डिजीज है वो उसके बढ़ने में, उसके खेलने कूदने में, उनके पढ़ने लिखने में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और वो चीजें जो है सेकेंडरी है, उसके डिजीज प्राइमरी नहीं है। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। इन बच्चों को स्कूल की जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, डे टू डे एक्टिविटीज हैं, क्लास की लर्निंग है, क्लास के अंदर कोई सॉन्ग राइम, ये सारी चीजें करा रहे हैं, हर एक एक्टिविटी में बच्चे को पार्टिसिपेट करने दीजिए। केवल आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं देना है, और उनको बहुत ज्यादा एक ही साथ बहुत सारे एक्टिविटीज नहीं देने हैं। आपको छोटे छोटे हिस्से में एक्टिविटीज को तोड़ करके बच्चों को बताना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, स्कूल में टीचर्स क्या क्या रोल हो सकता है, कैसे टीचर इन बच्चों को पहचान सकते हैं, और सस्पेक्ट होने पर क्या क्या करेंगे। तो इन सारे जो बेसिक चीजें हैं, टीचर्स के लिए कुछ टिप्स की बातें कर रहे थे। और हम लोग अब थोड़ा टीचर्स के और क्या क्या रोल हैं, ज्यादा ठंड होने पर जो हमारे यहाँ का जो मौसम है, डिफरेंट जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, उसमें कैसे टीचर ये ध्यान रखेंगे इन बच्चों का, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। और आपको हमको दोनों को पता है, शायद हमारी आवाज क्लियर आ रही होगी। जी सर, बिल्कुल। जी। तो जब बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हैं जिसमें विंटर और समर, ये दो जो है, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये काफी ज्यादा इन बच्चों के लिए नुकसानदायी हो जाता है अगर ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए। तो विंटर में देखिए क्या होता है कि जैसे विंटर होती है तो ब्लड फ्लो वैसे ही हमें और आपको पता है कि अगर हम गर्म पानी यूज करते हैं तो बड़ा जल्दी से उसमें फ्लो हो जाता है, और कोल्ड वाटर है वो उतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। तो यही चीजें हमारे शरीर के ब्लड फ्लो में भी होता है। तो एक तो सिक्कल सेल हमारे ब्लड में है, और उस समय में पहले से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो में, और जब विंटर होता है और ज्यादा ठंड होती है तो बच्चों को काफी मुश्किल होती है। और इस समय में टीचर क्या करे, जब विंटर का समय हो तो टीचर ध्यान रखे कि ज्यादातर जो एक्टिविटीज है वो इंडोर एक्टिविटी करे। जैसे आप अगर देखें नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सारे एरिया बड़ा, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, काफी यहाँ पर कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। ऐसे में इन बच्चों के साथ काफी दिक्कत महसूस होती है, घर में भी और स्कूल में भी। तो ध्यान रखें कि इन बच्चों के लिए जो इंडोर रिसेस की एक्टिविटी है, इंडोर फिजिकल एक्टिविटी है, वो हम बच्चों से कराएं। बहुत ज्यादा कोल्ड में, बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम कोल्ड हो, उसमें बच्चों को बाहर ना ले जाएं। और क्लासरूम में भी ध्यान रखे टीचर कि बच्चा जो वार्म क्लोथ्स पहन करके आया है, उससे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स भी टीचर क्लास में अरेंज करके रखे, कि जब भी बच्चों को ऐसा महसूस हो कि बहुत ठंड है तो वो वार्म क्लोथ्स यूज कर सकता है। इसी तरह क्लास में जो वार्मर है, हीटर है, इन सबों की व्यवस्था हो। एटलीस्ट ये वार्मर और हीटर जहां बच्चा बैठा है उसके आसपास लगा दी जाए, जिससे बच्चा हमेशा एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको कम से कम बच्चा महसूस कर पाए, जिससे बच्चे को किसी तरह की पढ़ने लिखने में तकलीफ ना हो, उसके डे टू डे एक्टिविटी में किसी तरह की दिक्कत ना आए।
इसी तरह आप अगर आउटडोर एक्टिविटी बहुत मैंडेटरी है कि बच्चों को लेकर के बाहर में जाना है, तो उसको जैकेट जरूर पहना है। वार्म क्लोथ्स, जो एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स हैं, ये कपड़े की व्यवस्था करें और उसके साथ ही इस बच्चों को ले जाएं। बहुत बार देखिए टीचर फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिक्कत कर लेती, उन्हें दिक्कत हो जाता है, या वो समझते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे का शरीर जो है वो वार्म हो जाएगा फिजिकल एक्टिविटी करने से। बट इन बच्चों में क्या दिक्कत है कि बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा अगर वार्म हो गया, दोनों कंडीशन में बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो इन बच्चों का इस समय में काफी ध्यान देना होता है। इसी तरह बहुत कोल्ड है तो उसमें एक्सरसाइजेस ना कराएं। ह्यूमिड वेदर कंडीशन है उसमें भी बहुत ज्यादा इस तरह की एक्सरसाइजेस वगैरह को अवॉइड करें। एक्सरसाइजेस का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी, योगा, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं इसको कम करें। इसी तरह जब समर है तो समर सीजन में भी आप इन बात का काफी ख्याल रखें। जो वाटर इनटेक है, वो बच्चों वाटर इनटेक पर काफी ध्यान रखें। हर एक 1 घंटे पर बच्चे को आप कहें, बच्चा बहुत बार पानी पीना भूल जाता है, बच्चा नहीं करता है, आप उसको बार बार कहते रहें कि आप उसको पानी पिए, या उनके पास कुछ क्लू दे दें, वाटर का ग्लास उसके सामने रखें, वाटर बोतल उसके सामने रखें, जिससे बच्चा हर एक 1 घंटे पर कम से कम थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी वो पिए। बहुत बार बच्चे जो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित बच्चे हैं, इनका क्या होता है कि बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो वॉशरूम अवॉइड करने के लिए वो पानी पीना बंद कर देते हैं। तो आप उनको कहें कि वॉशरूम जाने के लिए आप अलाउड हो, आप जिस समय में जब भी आपको जाना हो आप वॉशरूम जरूर जाएं, लेकिन आप पानी पीना ना छोड़ें। अगर आप पानी पीना छोड़ते हैं तो आपका जो ये पेन एपिसोड्स हैं ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्राइसिस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो समर में भी उसे हर एक 1 घंटे पर कम से कम कुछ पानी पीने की सलाह देते रहें। इसी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी समर के समय में ना करें। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें, शेडेड एरिया में एक्टिविटी करें, तो उससे कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ना करें। अगर दूसरे बच्चों को मान लीजिए आप आधे घंटे की एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, इन बच्चों का जो स्लॉट है वो कम कर दें। कुछ एक्टिविटी करें जो आसान हो, जैसे इनको 10 मिनट के लिए एक्टिविटी कराएं, 5 मिनट का ब्रेक दें, फिर 10 मिनट की एक्टिविटी करें। तो इस तरह से करीब इनको 20 मिनट से ज्यादा या 15 मिनट से ज्यादा की एक्टिविटीज लगातार ना करें। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं ये इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह बच्चा अगर स्कूल से घर जाता है तो डिस्टेंस देखें कि उस स्कूल से घर का डिस्टेंस क्या है। क्या ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, बच्चे को पैदल जाना पड़ता है, भले पेरेंट्स साथ में लेकर के जा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि बहुत लंबा वॉक ना हो। इसके लिए स्कूल को क्या करना पड़ेगा, आजकल देखिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, और जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की जाती है। तो इन बच्चों को उसके घर तक बैग लेकर के, जो बच्चा कांधे पे अपना बैग लटका करके जाता है, तो उसको इस तरह की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। या स्कूल किसी जो उनके आसपास के पेरेंट्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके और कहें कि बच्चे को कम से कम आप स्कूल लाने और ले जाने के समय में इन बच्चों को आप छोड़ दिया करो। इसी तरह अगर बस की व्यवस्था है किसी स्कूल में जहां दूर के बच्चों के लिए बस जाती है, ये प्राइवेट स्कूल की भी बात कर रहा हूं और हमारे सरकारी स्कूल की भी बात कर रहा हूं, तो वैसे अवस्था में भी धूप में या बहुत ठंड में, दोनों समय में बहुत देर टाइम ना हो बच्चा जो है अपने बस स्टैंड पर इंतजार करे। क्या होता है, जो हमारा बस है, स्कूल बस, ज्यादातर बड़े शहरों में वो करीब 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक पूरा चक्कर लगा करके आता है। तो एक एग्जैक्ट टाइम सेट कर दें, और बच्चे को जो अपने स्टैंड पे खड़ा है या घर के सामने खड़ा है, वो टाइम उसका बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। 5 से 8 मिनट से ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे का ये जो पेन एपिसोड्स है वहीं पर हो सकता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे बच्चों को इन सब छोटी छोटी चीजों को मैनेज करके हम बच्चे का जो लाइफ है, वो उसके लाइफ का जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ा सकते हैं, बच्चे में डैमेज होने को कंट्रोल कर सकते हैं।
बच्चे को जब हम लोग क्लास में देखिए गर्मी के दिनों में ज्यादातर जो दिल्ली और जहां बहुत ज्यादा एवर्सिव हॉटनेस है वेदर में, वहां एसी, एयर कंडीशन, एयर कूलर या फैन हम लोग चलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि ये बच्चा डायरेक्ट फैन के नीचे ना बैठे या एसी के डायरेक्ट सामने ना बैठे। ये भी बच्चे को बड़ा हार्म करेगा, क्योंकि बहुत गर्मी होगी, बहुत ठंड होगी, और अचानक से शरीर का जो टेम्परेचर है ये बच्चा उसे झेल नहीं पाएगा और उसमें फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चे को जो हमने जैसे बताया कि बच्चे को हमेशा फ्लूइड देते रहना चाहिए, तो फ्लूइड दे, लेकिन ध्यान रखे कि उसमें कैफीन ना हो। जैसे बहुत बार आजकल कोल्ड कॉफी और इस तरह के बोतल पैक कोल्ड कॉफी वगैरह आती है, जिसको बच्चे उसके स्वाद के लिए बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे जो चॉकलेट कंटेनिंग ड्रिंक है उसमें कैफीन की मात्रा होती है। तो आप ध्यान रखें कि कैफीन वाले जो ड्रिंक हैं वो बच्चों को न दें, ये बच्चे में एवर्सिव स्थिति पैदा कर देगी। या उसमें देख लें, कभी कभी कुछ ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, जिसमें अल्कोहल की मात्रा भी होती है। तो ऐसे ड्रिंक देने से भी बच्चों को कहें दूर रहे। और जो बच्चे ज्यादातर जो बड़े बच्चे हैं जो 10th क्लास में हैं, 12th में हैं, उनको इसकी हैबिट बन जाती है। जो फ्लूइड इंटेक है, कोल्ड ड्रिंक है जो बाजार से, उससे अच्छा है हम लोग नींबू पानी पिए, उससे अच्छा है हम घर का शरबत बना करके पिए, हम कोल्ड वाटर पिए। तो इस तरह की चीजें अगर हम लोग यूज करें समर में तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट में रीजनेबल एकोमोडेशन की बात कही गई है। और रीजनेबल एकोमोडेशन जो है ये है क्या? हम लोग क्या करते हैं, इसमें हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके, ये डिसेबिलिटी के कंसर्न में है, और डिसेबिलिटी में चूंकि सिकल सेल डिजीज वाले बच्चे भी हैं, तो उन हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से हम कैसे अपने स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज करिकुलम, एक्टिविटीज, लर्निंग मटेरियल, असेसमेंट, कैसे हम उसको पूरी तरह से बच्चे के हिसाब से बना पाएंगे, बच्चे के लिए अनुकूल बना पाएंगे, ये रीजनेबल एकोमोडेशन बताता है। और ये काफी जरूरी है, और ये बच्चे का राइट है, अवॉइड ना करें। टीचर से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, इसे आप ध्यान में रखें, और हर एक ऐसा बच्चा जो सिकल सेल से पीड़ित है, उन बच्चों के लिए रीजनेबल एकोमोडेशन प्लान बनाने में कोताही ना बरतें। तो इन बच्चों को आप देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे अगर पेन क्राइसिस में हैं, घर में अचानक से सुबह स्कूल के लिए बच्चा तैयार हुआ और उसे अचानक से पेन शुरू हो गया बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो ऐसे बच्चे, या बच्चा को इतना ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी, या डॉक्टर के पास जाना हुआ, इन सारे कारणों से ये बच्चे ज्यादातर स्कूल में एब्सेंट होते हैं। तो ये इन चीजों का ध्यान रखें कि इन बच्चों का एब्सेंट, जो आपका जो रेगुलर पढ़ाई लिखाई है उसमें ये बच्चे पार्टिसिपेट बहुत बार नहीं कर पाएंगे, और ये सारे उसके कारण हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जो बच्चे का पेन क्राइसिस है स्कूल में भी हो सकता है, तो आप तैयार रखें अपने स्कूल का एक कमरा या एक छोटा सा कॉर्नर जो मेडिकल केयर के लिए हो, और उसमें बच्चे से संबंधित दवाइयां, पेन रिलीफ मेडिकेशन, बच्चे को अगर रेस्ट लेना हो, कभी मेडिकेशन ना भी देने की जरूरत पड़े, बच्चे को एटलीस्ट रेस्ट लेना है तो उसे रेस्ट लेने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं। और सर माफी चाहूंगा, स्क्रीन थोड़ा जी, कट हो रहा है, अगर आप थोड़ा से ब्रॉड करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्लाइड्स कट हो रहे हैं। हाँ हाँ, स्लाइड, यस, फुल कर दीजिए सर। हाँ अभी या, ठीक है, हाँ। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सर, प्लीज कट। सो स्कूल में अगर अटेंडेंस के एक अगर कट ऑफ है, 75% अटेंडेंस होने चाहिए, 80% अटेंडेंस होने चाहिए, 60% अटेंडेंस होने चाहिए, तो इन बच्चों के लिए ये अटेंडेंस में एग्जाम्पशंस का प्रावधान रखें, जिससे ये बच्चे अपने सुविधा के अनुसार डॉक्टर के पास जा सकें, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, और उनका जो लर्निंग लॉस हो रहा है उसके लिए प्रोग्राम बनाए।
मेरा मकसद ये था इस स्लाइड को प्रेजेंट करने का कि एक टीचर कैसे उन बच्चों का जो लर्निंग लॉस है, मान लीजिए एक महीने में बच्चा 5 दिन के लिए एब्सेंट होता है, 8 दिन के लिए एब्सेंट होता है, 2 दिन के लिए एब्सेंट होता है, उस समय में उसका लर्निंग लॉस ना हो। अदरवाइज बच्चा क्या होगा, दूसरे बच्चे से अपने आप को लो फील करेगा, उसके मार्क्स कम आएंगे तो लो फील करेगा, और वो उसके जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी लाएगा, और धीरे धीरे बच्चा स्टेगनेंसी स्टेज में आ जाएगा और पढ़ने लिखने से दूर भागेगा। हमें ये नहीं चाहिए। हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, तो उसके अटेंडेंस में एग्जाम्शन लाना पड़ेगा, और उसके लिए, उसके लर्निंग लॉस के लिए आपको एक पैकेज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये पैकेज प्रोग्राम होता क्या है? पैकेज प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है कि जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां बहुत बार कॉम्बो पैक आता है कि आपको नूडल्स मिलेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, और उसके साथ चिप्स मिलेगा, ऐसे करके। ये पैकेज प्रोग्राम भी एक तरह से कहिए कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक में उससे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसके डिफरेंट एक्टिविटी से संबंधित, उसके रिक्रिएशन से संबंधित, उसके काउंसलिंग से संबंधित, उसके थेरेपी से संबंधित पूरा एक आपका कॉम्बो पैक है। और ये पैकेज प्रोग्राम बच्चे के लिए आपको बनाना पड़ेगा। और लर्निंग लॉस में मान लीजिए बच्चा मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसके स्कूल में वो अटेंड नहीं कर पाया, तो एक टीचर को क्या चाहिए कि ये डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट से जो कोर चीजें हैं उसको निकाल लें। अब पूरे के पूरे मान लीजिए 5 दिन बच्चा नहीं रहा और मैथमेटिक्स के 2-3 लेसन वो नहीं, जो लेसन है नहीं कर पाया, इंग्लिश के लेसन नहीं कर पाया, तो वहां से आप कोर चीज निकाल लें, और उन कोर चीजों के लिए एक प्रोग्राम, एक बच्चे को क्या बेसिक चाहिए उन 2-3-4 चैप्टर से, उन चैप्टर से चीजों को निकाल करके इन बच्चों को बताएं, जिससे बच्चे का जो ये गैप है वो फील हो जाए। आप लोगों ने, सारे टीचर्स ने एक्सपीरियंस किया हुआ कोविड के समय में जो बच्चे का लर्निंग लॉस हुआ था, तो आप लोगों ने एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी बना दिया, कुछ एक्टिविटीज ले लिए अपने किताब से और वो एक्टिविटी करा दिया, जिससे बच्चे का वो सेशन में जो लॉस हो रहा था वो लॉस ना हो। तो इसी तरह की चीजें इन बच्चों के लिए आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा कि कैसे हम कोर चीजें, थीम चीजें लेकर के इन बच्चों को पढ़ा सके, इनका लर्निंग लॉस ना होने दें। इसमें 3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ केयर प्लान, तो बच्चे का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये 3 चीजों को ध्यान में रख करके स्कूल में बच्चे के नाम से एक फाइल बना ले, और उस फाइल में बच्चे का इंडिविजुअल हेल्थ केयर के लिए आइटम्स लिख लें। बच्चे को कौन कौन सी दवाई चाहिए, कौन सा डोज चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए बच्चे को कम से कम वीकली काउंसलिंग चाहिए। काउंसलिंग के जो, आप कोई अगर टीचर काउंसलिंग कर रहा है या काउंसलर काउंसलिंग कर रहा है, कोई भी काउंसलिंग कर रहा है, एक टीचर भी काउंसलिंग कर सकता है जो बच्चे को बड़े अच्छे से समझता है। तो उस काउंसलिंग की जो रिपोर्ट है कि बच्चे के साथ क्या क्या बात की, वो सारा लिख दे, जिससे दूसरा टीचर जब वो टीचर ना आए या वो टीचर एब्सेंट है, दूसरा टीचर उसको रेफर करे उसके फाइल को, तो देख ले कि बच्चे को किन किन चीजों की जरूरत है। उसके न्यूट्रिशन से संबंधित कि बच्चा क्या क्या खाना खाता है, बच्चा किस तरह का फ्लूइड देना चाहिए, कब कब फ्लूइड देना है, बच्चे को टॉयलेट कब कब जाना है, बच्चे को पेन कहाँ कहाँ ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें अगर उसके फाइल में होगा तो कोई भी रेफर करेगा तो बच्चे के बारे में समझ जाएगा। और अगर मान लीजिए 3-4 बच्चे सिकल सेल डिजीज से हैं, हर एक बच्चे का नेचर अलग अलग है, तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअल फाइल हो, और जिससे कोई भी रेफर करे, डॉक्टर रेफर करें, नर्स रेफर करे, प्रिंसिपल रेफर करे, वार्डन रेफर करे, वो सारे फाइल को देख करके वो समझ जाएगा कि इस बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसी तरह आपको हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज रीजनेबल एकोमोडेशन प्लान बनाना पड़ेगा। ये बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे का जो क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे को ऐसे जगह बैठाएं जो दरवाजे के नजदीक हो, बच्चे का क्लासरूम ऐसे जगह हो जहां से टॉयलेट नजदीक हो, बच्चे का क्लासरूम ऐसे जगह हो जहां से पीने का पानी नजदीक हो, तो जब जब बच्चे को पानी की जरूरत हो, टॉयलेट की जरूरत हो, तो आसानी से जा सके। बच्चे के लिए क्या अटेंडर है क्या, अगर क्लास में अटेंडर नहीं है तो कम से कम उसके साथ एक कोई बच्चा रखें जो वेल कमिटेड हो, बच्चे को समझ सके, बच्चे का ध्यान दे। तो एक जो पीयर ग्रुप है ना, उसके साथ बच्चे अपना छोटी छोटी सी बातें शेयर करता है, जो वो टीचर के साथ या अटेंडर के साथ या वो पेरेंट्स के साथ नहीं बता पाता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो एक ऐसा बच्चा चुन ले क्लास से जो बच्चे के साथ हमेशा रहे, तो वो कमिटेड होगा और बच्चे का हमेशा ध्यान रखेगा। इसी तरह बच्चे के करिकुलम में बहुत जो टफ चीजें हैं
उस टफ चीजों को कैसे आसान बना करके पढ़ाएंगे, उसके सब्जेक्ट जो टफ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चे को परेशानी होती है, उसको आसान कैसे करेंगे, उसके लिए असाइनमेंट कैसे देंगे, उसके लिए टीचर कैसे एक्स्ट्रा टाइम में मदद करेगा। तो ये सारी चीजें जो है जो रीजनेबल एकोमोडेशन प्लान है उसमें हम रख सकते हैं। बच्चे का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा वो बहुत हैवी ना हो, जिसे बच्चे को उठा करके लाना पड़े। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा हो जो बच्चे अपना हाथ से एक्सप्लोर कर सकें। बच्चे का जो असेसमेंट हो वो भी ध्यान रखें कि मान लीजिए लैंग्वेज का आप कोई एग्जामिनेशन ले रहे हैं बच्चे का, और उसके आंसर जो है 2 पेज का आंसर है, 3 पेज के आंसर है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दें और बच्चे से उसी थीम के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के असेसमेंट कर लें। जिससे बच्चा जो है वो स्ट्रेन न ले उसको याद करने में, उसमें उसको थकावट न महसूस हो, उसको स्लीपीनेस महसूस ना हो। तो ये सारी चीजें आप असेसमेंट में मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आजकल जो है जो हमारे एनसीईआरटी ने कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे असाइनमेंट देंगे, कैसे होमवर्क देंगे, इन सारे के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाया है। मैं आपको अभी कुछ अगले 2-3 स्लाइड्स में बात करूंगा। और इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्रोग्राम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे को बार बार हमेशा बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है, मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। बच्चा चाहता है कि लोग मुझे समझें, लोग मुझे, मैं 3-4 दिन स्कूल में नहीं था तो उसका जो एक जो सोशल कनेक्शंस हैं दूसरे बच्चों के साथ, टीचर के साथ, वो ब्रेक हो जाता है। बच्चा फिर से आता है, वो फिर से अपने सोशल डेवलपमेंट शुरू करता है। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, ये बनाए रखें। बच्चे को जब वो एब्सेंट है तो बच्चे से बात करें। शाम में आप 4-5 मिनट भी टीचर बात कर ले, 2-4 मिनट दूसरे बच्चे बात कर लें, गार्जियन बात कर लें, तो बड़ा बच्चे को मोटिवेट फील होता है कि मैं घर में भी हूं लेकिन मेरा टीचर ख्याल रख रहे हैं। पेरेंट्स भी बड़े मोटिवेट होते हैं। बच्चे को अगर काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग देने की कोशिश करें। और ये एडोलेसेंस एज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडोलेसेंस एज में हमारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेज हो रहा है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बच्चे में जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो होता है। तो इस समय में बच्चे को काउंसलिंग की बड़ी जरूरत होती है। मैं कैसे दिख रहा हूं, मेरा बॉडी क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं क्यों दूसरे बच्चों से अलग दिख रहा हूं, क्यों नहीं बच्चा बार बार मिरर के सामने जाता है और अपने आप को देखता है, कंघी करता है, सजने की कोशिश करता है। ये सारे आम बच्चों में होती है। उसी तरह इन बच्चों में भी है। मुझे बच्चा समझने लगता है मुझे बार बार पेन क्यों होता है, मुझे ही ये क्यों डिजीज है। तो इन सारी चीजों से बच्चा अपने आप में स्ट्रगल करता है। इसके लिए काउंसलिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है। और बहुत बार जो बच्चे में बोन में कॉन्ट्रैक्चर आता है उसके लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। बट फिजियोथेरेपी को पूरी डिटेल आप बताएं कि इस बच्चे को सिकल सेल डिजीज है, बहुत ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप बेसिक जो पोजिशनिंग है बॉडी का, जो खड़े होने में कैसे बच्चा खड़ा होगा, बैठेगा कैसे, बहुत अपने शरीर को टेढ़ा करके तो नहीं बैठ रहा है, क्लासरूम में कैसे बैठ रहा है, तो पोजिशनिंग पर बड़ा ध्यान दें। बच्चा बहुत ज्यादा झुक के तो नहीं पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तो स्ट्रेन लेकर के नहीं पढ़ रहा है, बच्चे की बैठने की जगह कैसी है, इन सारी चीजों को एक थेरेपिस्ट को आप जरूर बताएं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो बच्चे के पैकेज प्रोग्राम के लिए बड़ी जरूरी है। कुछ और रीजनेबल एकोमोडेशन में बातें हैं, जैसे आप ये जो सारे काम करें कैसे करें। आप एक टीम बनाएं, कमिटेड टीचर ले लें, 3-4 टीचर ले लें, एक जो साइंस के टीचर उनको जरूर रखें, फिजिकल एजुकेशन के टीचर को जरूर रखें, और एक टीम बनाएं। स्कूल में अगर नर्स है तो ले, अगर स्कूल में नर्स नहीं है तो आपके यहाँ जो एएनएम आती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो आपके यहाँ स्कूल में विजिट करती है उनको बुला लें। या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अगर कोई डॉक्टर्स या नर्स आती हैं उनको आप उसमें शामिल कर लें। बच्चे के पेरेंट्स को रखें, या अगर पेरेंट्स जो है उसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक सदस्य बना लें। बच्चे का जो ट्रीटिंग डॉक्टर है अगर वो आ सकता है तो उससे भी कभी बुला लें। स्कूल काउंसलर को रखें। तो ऐसे, अगर स्कूल में वार्डन है तो वार्डन को रखें। ऐसे लोगों के मिलकर के एक टीम बना लें और एक प्लान करें बच्चे के लिए, पूरे साल भर के लिए प्लान करें कि इन बच्चों का लगातार हर एक महीने में 2-3 दिन बच्चा मिस आउट करता है, 5 दिन मिस आउट करता है, बच्चे का एग्जाम कैसे होगा, बच्चे के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे होगी, बच्चे का क्लासरूम कहां पर होगा। बच्चा 4th क्लास में था तो उसका जो क्लासरूम मान लीजिए अप स्टेयर्स पे, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उसको नीचे रखें, ग्राउंड फ्लोर पे रखें।
बच्चे का जो एंट्रेंस के पास हो, बच्चे का बैठना जो है एंट्रेंस के पास हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में बच्चा ना हो, बच्चे कैसे कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन सी मेडिसिन कब कब जरूरत पड़ेगी, बच्चे को अगर दर्द होगा तो क्या करेंगे, एक काउंसलर कैसे पेरेंट से बात करेगा, एक काउंसलर कैसे दूसरे बच्चों से बात करेगा, एक काउंसलर कैसे इस बच्चे से बात करेगा, ये सारी डिटेल जो है आप टीम में बनाइए, प्लानिंग कीजिए और डिस्कस कीजिए, बच्चे के फाइल में लिखिए, तो बड़ा आसान हो जाता है सब लोगों के लिए समझना। और जब ये पूरी टीम काम करती है तो दे कैन मेक वंडरफुल थिंग्स फॉर द चाइल्ड। सो इन सब चीजों का ध्यान रखें। फिर बच्चे को जो होम असाइनमेंट दे वो थोड़ा ज्यादा रखें, बशर्ते क्लास असाइनमेंट में। क्लास में अगर बहुत ज्यादा जैसे मैथ्स करा दिया, बहुत ज्यादा लैंग्वेज की एक्टिविटी करा दी, तो आप दूसरे बच्चों को कहें कि इन बच्चों के लिए एक कार्बन कॉपी कर दे, या बच्चे को आजकल मोबाइल या लैपटॉप के सहारे सारी जो चीजें आप जो क्लासरूम में देना चाहते हैं उसको लिख ले और वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर दे, जिससे पेरेंट्स उसको घर में करा सकें। घर में बच्चा बड़ा आराम से पेरेंट्स के साथ बैठ करके अपने पेज से वो काम कर सकेगा, तो बच्चे का लॉस नहीं होगा। इसी तरह जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर हमारे इंडिया में रिटन टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, जबकि एग्जामिनेशन या टेस्ट ऐसा नहीं है। असेसमेंट को हमेशा आप लर्निंग के साथ जोड़ें। आप क्लास में बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं, साथ में ही असेसमेंट चलता जाता है। बच्चे को मौका दें, क्लास में ही आप पूछिए बच्चे से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछिए। टेस्ट भी जब आप ले रहे हैं मान लीजिए, तो बच्चे को अलग से टाइम दें, जिसको कंपनसेटरी टाइम बोलते हैं। बाकी बच्चों का मान लीजिए 2 घंटे का सेशन है, इनको 2.5 घंटा दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा दें, ओरल टेस्ट ले लें। बच्चे को का बहुत सारा असेसमेंट आप असाइनमेंट दे करके कर सकते हैं, जिससे बच्चा घर में जाए, होमवर्क करे और उसके तरफ से जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसको आप नोट करें। रूब्रिक्स बनाएं। सब्जेक्ट का एक रूब्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हैं और प्लांट्स के क्या क्या भाग होते हैं, तो दूसरे बच्चे मान लीजिए पूरा डिस्क्राइब करते हैं, तो बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ाने के बाद, उसके लिए रूब्रिक्स बना लीजिए कि किन किन बातों पर असेसमेंट करेंगे। बच्चा अगर चित्र बना देगा प्लांट का, तब हम असेसमेंट करेंगे। बच्चा प्लांट का पार्ट्स बोल देगा, तब हम असेसमेंट करेंगे। या बच्चे को हम गार्डन में ले जाएंगे, वहां बच्चे का असेसमेंट कर देंगे। तो कहीं भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि असेसमेंट को खाली रिटन टेस्ट पे न रखें, मल्टीपल एविडेंसेस होने चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटी में जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है वहां उसका असेसमेंट कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप रिटन में अगर वो बच्चा लिखा और उसके ऊपर ही हमें मार्क्स देना है। आप उनके स्कोर शीट में लिखिए इस एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट किया जहां उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, आप उसके ऊपर मार्क्स दे दीजिए। फिर पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, वो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखे बच्चे को अवॉइड ना करें, बच्चे को जिम्मेवारी जरूर दें किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी तरह अगर बच्चा घर में बहुत दिनों तक है, मान लीजिए 5 डेज 6 डेज 7 डेज के लिए घर में है, या हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो भी आप ना छोड़ें, उसका कनेक्शन जरूर लर्निंग के साथ रखें। आजकल ऑनलाइन लर्निंग से हम और आप सब वाकिफ हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आप कोई ई कंटेंट, डिजिटल कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से छोटी सी वीडियो बना करके लेसन को रिकॉर्ड करके बच्चे के पास भेजते रहें। बच्चा खाली समय में जब हॉस्पिटल में भी है तो अपने मोबाइल में, अपने पेरेंट्स के मोबाइल में उसको देखे और समझे कि क्लास में क्या हो रहा है, दूसरे बच्चे कैसे कर रहे हैं, तो इस तरह से उसके साथ कनेक्शन बनाए रखें। तो ये कुछ बातें थी जो टीचर्स के लिए छोटी छोटी सी बातें थी जिसको मैंने आपके साथ बताया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टीचर्स के रोल के बारे में जो आपने बताया है, वो जानकारी अगर हमारे सारे टीचर्स इम्प्लीमेंट करें तो यकीनन जो सिकल सेल पीड़ित बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे और अपना एजुकेशन कंप्लीट भी कर पाएंगे। धन्यवाद सर। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि किस तरह से एजुकेशनल पॉलिसी के लेवल पर एनसीईआरटी का हमें सपोर्ट मिलेगा सर? धन्यवाद। और देखिए हम लोगों ने सिकल सेल के बारे में बात की, क्या होता है, कैसे होता है, बच्चा कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे स्ट्रगल कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ टीचर्स की जो रोल है, क्योंकि टीचर्स के जी साथ हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं, वो हमने बात की।
थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कैसे जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं और क्या क्या जो मटेरियल्स हैं ये अवेलेबल हैं, जिससे ये सिकल सेल से जो ग्रसित बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं या जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या एक्ट हैं, कहाँ बच्चे का राइट है, क्या इंटाइटलमेंट है। तो आप सबसे पहले देखिए जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स अभी लिया जा रहा है, जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, एक्ट हैं, प्रोग्राम हैं, ये जो तीन चीजें हैं, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इन तीनों के ऊपर फोकस्ड है। हमारे समाज में, हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं और ये सारे बच्चे हमारे क्लास में हैं। अब तो हम किसी भी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है। तो हमारे पास काफी इस तरह के बच्चे हैं जो हमारे क्लासरूम में हैं, और इस तरह के डाइवर्स ग्रुप के लिए आपको हमेशा पता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, और ये जो है इसका जो चैप्टर 6 है वो इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पर है, और फोकस है कि सबकी पढ़ाई लिखाई हो, लर्निंग फॉर ऑल। तो ये इंडोर्स करता है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 जो एजुकेशन पेयर है, ये पूरे उसके रिकमेंडेशन को इंडोर्स करता है कि जैसा वो लिखा है वही इंप्लीमेंट होगा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए। और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में चूंकि सिकल सेल डिजीज भी है, तो इन बच्चों को जो भी दिक्कतें हैं, इन बच्चों के लिए जो भी इंटाइटलमेंट है, प्रोविजन है, ये सारा इनके लिए अप्लाई होता है। तो वो एक इंडोर्स करता है। दूसरा, जो 25 पोजीशंस पेपर बनाया गया है, जिसमें हर एक ये पोजीशन पेपर जो है, इसमें से एक है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पर, बहुत सारे हैं वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। नंबर ऑफ पोजीशन पेपर 25 पेपर्स हैं, और हर एक पोजीशन पेपर में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है कि इन बच्चों के लिए क्या होगा, कैसे करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी बन रहा है, जिसमें से जो पहला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, ये लॉन्च हो चुका है दिसंबर में, और इसके ऊपर किताबें बनाई जा रही है। तो इसमें भी जो है इन बच्चों की पहचान जल्दी से जल्दी कैसे करें और इन बच्चों के लिए इंटरवेंशन कैसे करें, इसके ऊपर बात की जा चुकी है। स्कूल एजुकेशन का डॉक्यूमेंट, टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये अभी कुछ 6 महीने में, 8 महीने में ये अभी आने वाला है। और इसमें भी सारे उसमें जो फीड किया गया है, उसमें जो डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड वाले जो बच्चे हैं, डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उनके एजुकेशन की बात उसमें रहेगी। समग्र शिक्षा का जो चैप्टर 4 है वो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करता है, और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्टूडेंट कंपोनेंट्स हो गया, टीचर कंपोनेंट्स हैं, या रिसोर्स की बात है, उसमें उसको भी अपडेट कर दिया गया है। और उसमें सारे जो डिफरेंट जो रीजनेबल एकोमोडेशन की हमने बात की, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, इन सारी चीजों का प्रावधान किया गया है। अभी नेशनल गाइडलाइन बनाया गया, इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे, जो इन बच्चों के लिए पूरे देश में कैसे स्कूल लेवल से लेकर के एजुकेशन ऑफिसेस तक और कैसे स्टेट और नेशनल लेवल पर काम होगा, उसके ऊपर गाइडलाइन बनाया गया है। और ये मेरा भाग्य था कि ये गाइडलाइन बनाने के लिए मुझे ही मिनिस्ट्री की तरफ से आमंत्रित किया गया, और हमने इसे कंपाइल करके मिनिस्ट्री को दे दिया है। और इसी तरह गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चों के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है, और ये भी मिनिस्ट्री के, और इसे भी मैंने ही बनाया है और मिनिस्ट्री को दिया है। और ये गिफ्टेड टैलेंटेड चीजें कि अगर इन बच्चों में भी किसी तरह का टैलेंट है, जिनको हम लोग ट्वाइस एक्सेप्शनल बच्चे इनको कहते हैं, और इन बच्चों में भी जो डिसेबिलिटी है प्लस उनमें गिफ्टेडनेस है, किसी तरह का आर्ट का, किसी क्राफ्ट का, स्पोर्ट्स का, इस तरह की कोई चीजें हैं, तो वो उसके लिए कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करें और कैसे नर्चर करें, उसकी व्यवस्था की गई है। गाइडलाइन बनाया गया है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए कि उनका ई कंटेंट कैसा होगा, उसका डिजिटल कंटेंट कैसा हो, उसमें वीडियो कैसे बनाए, उसके लिए गाइडलाइन हमारी एनसीईआरटी ने तैयार की है। और हमारे हर एक टेक्स्ट बुक में, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के टेक्स्ट बुक में डिसेबिलिटी को कैसे बताया जाए, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज को कैसे बताया जाए, इन बच्चों को क्या इशू होते हैं, इन बच्चों की क्या दिक्कतें आती हैं, उसको पहले भी इंडोर्स किया गया था, इसको एड्रेस किया गया था, और अभी भी जो नई टेक्स्ट बुक आएगी उसमें भी ये बातें होंगी। उसके अलावा जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो सारे फॉर्मेट में अवेलेबल हो, डिजिटल मटेरियल भी हो, ऑडियो बुक हो, इंडियन साइन लैंग्वेज में हो,
डेजी बुक जो ब्लाइंड बच्चों में, अगर मान लीजिए सिकल सेल डिजीज का बच्चा है, उसको रेटिनोपैथी हो गई और वो देख नहीं पाता है, तो उसके लिए ऑडियो बुक है, लार्ज प्रिंट बुक है, डेजी बुक है। अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की बुक है। बच्चा चाहता है कि हम पूरे बुक हमारे मोबाइल में हो, तो डिजिटल बुक है। तो ये सारे बुक की व्यवस्था कर दी गई है। परख करके एक सेल बनाया गया है जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी परिकल्पना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने किया था, और ये सेल एस्टेब्लिश हो गया हमारे एनसीईआरटी में। और इसमें मेन मकसद क्या है कि हमेशा पेरेंट्स का और बच्चों का कंप्लेन रहता था कि जो 10th का एग्जामिनेशन है या 12th का एग्जामिनेशन है, इसमें काफी टफ हो जाता है, हमारा बच्चा 3 घंटे या 2 घंटे बैठ करके लगातार लिख नहीं पाता है, अटेंड नहीं कर पाता है। तो ये परख जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स हमेशा बोलते थे हमारे बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए, हमारे बच्चों के लिए अल्टरनेट असेसमेंट कर लिया जाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान ये परख रखेगा। और जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है वो कैसे काम करेगा, उसको ये परख सजेस्ट करेगा कि आपको हर एक बच्चों के उसके लर्निंग की असेसमेंट, उसके ओवरऑल असेसमेंट को आप कैसे करेंगे। इसी तरह बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल बनाए गए हैं टीचर्स के लिए और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए भी। और इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में भी जो है इस तरह के कंपोनेंट डाले जा रहे हैं। थोड़े जो डिटेल में है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसने परिकल्पना की है कि हमारा एजुकेशन जो है वो हाई क्वालिटी का एजुकेशन होगा, और उसका नेचर जो होगा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होगा, मतलब हर एक बच्चों के लिए होगा। और ये लर्निंग जो होगी सारे बच्चों के लिए, ये इनके जो एनईपी है 2020 उसके प्रिंसिपल में ही लिखा है। ये देखिए नेशनल जो गाइडलाइन बनाई गई है, जो जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था, इस गाइडलाइन के अंदर 4-5 गाइडलाइन है जिसमें हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में क्या क्या बेंचमार्क हम बनाएंगे, हमारा एजुकेशन का लेवल क्या होगा और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इसी तरह जो हमारा स्कूल है वो कैसे इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव स्कूल बनेगा उसके बारे में चर्चा की गई है। कुछ बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ती है या होम स्कूलिंग की जरूरत पड़ती है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उसके लिए गाइडलाइन है। इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं था कि बच्चा अगर होम बेस्ड में तो क्या एक्टिविटी बच्चे को देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, टीचर कब कब जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टीचर किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेगा, घर में जाकर के वो किसे बताएगा, कौन उसके एक्टिविटी को फॉलो अप करेगा। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन में दी गई है। इसी तरह हमारा टीचर एजुकेशन कैसा होगा, इन सर्विस टीचर एजुकेशन कैसा होगा, प्री सर्विस बीएड में एमएड में किस तरह के कंपोनेंट रखे जाएं, पर्सन जो ट्रेनीज है वो कैसे ट्रेनिंग करे, कहाँ ट्रेनिंग करे, इंक्लूसिव स्कूल में ट्रेनिंग करे या ना करे, ये जो क्रोनिक हेल्थ इंपेयरमेंट के बच्चे हैं इनके साथ वो कैसे बर्ताव करेगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी बातें हैं इस गाइडलाइन में है। और कैसे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए जो सिकल सेल के ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कैसे काम करेगा, थैलेसीमिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे काम करेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो काम कर रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे काम करेगा, कैसे कोलैबोरेट करेगा। तो ये सारी बातें इस गाइडलाइन के अंदर है। फिर जो हम गिफ्टेड और टैलेंटेड की बात कर रहे थे उसके लिए जस्ट मैंने एक फ्लो चार्ट बना करके आपको समझाने की कोशिश की है कि हर एक स्कूल में टीचर पहचान करेगा जितनी जल्दी हो किस बच्चे में किस तरह की टैलेंट है, उसको डिफरेंट जैसे साइंस में, मैथ्स में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, जिस भी एरिया में वो अच्छा कर रहा है उसकी पहचान टीचर करेगा, उसका असेसमेंट होगा, बच्चे को चांसेस दिया जाएगा कि वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपियाड्स में, ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट करे। उसके बेसिस पर अगर बच्चे को किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो स्कूल में ही नर्चरेंस होगा, और नहीं तो अगर मान लीजिए बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन के प्रोफेशनल्स उसको नर्चर करेंगे। आर्ट के लिए मान लीजिए साहित्य कला एक अकादमी है या आर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बच्चे को मेंटर करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था होगी और बच्चे को डिफरेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो इस तरह की चीजें जो है गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों के लिए जो गाइडलाइन है उसमें व्यवस्था है।
एनसीईआरटी ने क्या क्या काम किया है, इस पे हम लोग एक दो स्लाइड्स और है जिस पर हम चर्चा कर दें। हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या कौन कौन से मटेरियल हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च किस तरह से किया जा रहा है, मेनली बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, जो सिकल सेल से प्रभावित बच्चे हैं या दूसरे डिसेबल्ड बच्चे हैं जिसमें सिकल सेल भी सम्मिलित है, ऐसे चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे जो ऑडियंस हैं वो देखें कि किस किस तरह के एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्चेज हो रहे हैं। देखिए, हम कुछ टाइटल्स आपको जो मेजर रिसर्चेज हुए हैं उसके बारे में आपको बता दें कि जो पहला टाइटल है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ क्रोनिक हेल्थ इंपेयरमेंट। तो जो सिकल सेल डिजीज वाले बच्चे हैं, थैलेसेमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के बच्चे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बच्चे, इन सारे बच्चों को क्रोनिक हेल्थ इंपेयरमेंट के अंदर में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में कंसीडर किया गया है, जिसमें से थैलेसेमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया ये ब्लड डिसऑर्डर के अंदर है। तो इन बच्चों में किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या दिक्कतें आती हैं, क्या शिक्षक को इनके बारे में पता है कि नहीं, शिक्षक किस तरह के प्रावधान अपने विद्यालय में किए हैं, इन बच्चों के जो एब्सेंट बच्चे ये जो लगातार होते हैं उनके लिए टीचर्स क्या कर रहे हैं, इन सारे मसलों को लेकर के इसके ऊपर स्टडी की गई। काफी रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए, और इसमें ये सारी चीजों की संभावना व्यक्त की गई कि टीचर्स के लिए एक हैंडबुक तैयार किया जाए, और वो जो हैंडबुक है जिसमें इन बच्चों से जो संबंधित अलग अलग बातें हैं, चाहे उनके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, एक टीचर का क्या रोल होगा, एक स्कूल क्या करेगा, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स का क्या रोल होगा, इन सबों के ऊपर कहा गया। टीचर्स ने बताया कि हमें इसके बारे में नहीं पता है, और इसके लिए एक हैंडबुक हमें होनी चाहिए जो बड़ी साधारण भाषा में हो और जिसे हम आसानी से पढ़ के समझ सके। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद निकल करके आया इस स्टडी को करने के बाद, और उस पर फिर एनसीईआरटी ने हैंडबुक भी बनाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा स्कूल कितना इंक्लूसिव है, हमारे स्कूल में जो सारे तरह के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके बच्चे हैं, तो सारे के लिए हमारा स्कूल तैयार है कि नहीं, सबको पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए तैयार है कि नहीं, इनके ऊपर ऐसा जो स्टडी है वो की गई है। जो बच्चे होम बेस्ड में है, मान लीजिए सिकल सेल डिजीज का बच्चा है और उसको मोबिलिटी में प्रॉब्लम है और वो बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, इतना ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड है कि वो स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो उनका होम बेस्ड एजुकेशन कैसा हो रहा है उसके ऊपर स्टडी की गई है। हम लोग स्कूल को मैनेज कैसे करें, और जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, देखिए आरटी एक्ट के अंदर में जो उसका सेक्शन 21 है और 22 है, इसमें स्पेशली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को लीगल रोल दिया गया है, जो कि आरटी एक्ट आने से पहले नहीं था। विलेज एजुकेशन कमेटी होती थी डीपीपी के अंदर में, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, या पहले भी जो स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी वहां के गांव के कुछ लोगों को, कुछ एकेडमिक पर्संस को लेकर के कमेटी बनती थी जो स्कूल का रख रखाव मैनेजमेंट करता था। लेकिन अभी पेरेंट्स को करीब 75% पेरेंट्स को लेकर के जो जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तैयार की जाती है, और इन मैनेजमेंट कमेटी का इन बच्चों के लिए क्या रोल होगा, उसके लिए ये स्टडी की गई कि क्या स्कूल एक्सेसिबल है, क्या इस स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें सारे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, क्या हर एक बच्चे को मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का एक्टिविटी में, क्या इनके जो एक्टिविटीज हैं वो बच्चों के हिसाब से किए जा रहे हैं, या जस्ट वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा लिखा दिया जा रहा है। इस सारी बातों को लेकर के इसमें चर्चा की गई थी और स्टडी की गई थी। और अभी जो स्टडी की जा रही है ये रिजनेबल एकोमोडेशंस पर है, क्योंकि ये मैंडेटरी है और बच्चे का इंटाइटलमेंट है, तो हमारे बच्चे को क्या आवश्यकता है और स्कूल उन आवश्यकता को कितना पूरा कर रहा है, और क्या उससे उनकी लर्निंग में किसी तरह का सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के ये स्टडी जो है की जा रही है। ट्रेनिंग की बात करें तो जो बीएड एमएड लेवल ट्रेनिंग है, जो हमारा 2 साल का बीएड है, 2 साल का एमएड है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, या हमारा बीएससी बीएड है जो 4 साल का है, या बीए बीएड प्रोग्राम है, या हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसको इंक्लूसिव बनाया है क्या टीचर जो है एक तरह से अफ्रेंड होते थे कि इस तरह के बच्चे आ गए अब हम क्या करें,
हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो शुरू से ही टीचर को तैयार किया जा रहा है कि इनके लिए एक स्पेशल पेपर बनाया गया, जिसको क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल करके एक पेपर है, वो पेपर बनाया गया जिससे वो समझ सके कि जो डिफरेंट जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको हम क्लास में कैसे एकोमोडेट करें, उनके नीड को कैसे पूरा करें। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट पेपर हैं, दूसरे पेपर हैं, उसमें साइकोलॉजी के पेपर हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर हैं या दूसरे पेपर हैं, उसमें भी ये कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया गया है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे साइकोलॉजी का पेपर है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इन बच्चों में तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर एक बच्चा जो सिकल सेल का है वो दूसरे सिकल सेल वाले बच्चे से एकदम अलग है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो रोजमर्रा के काम में उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो पार्टिसिपेशन है, वो सब एक दूसरे बच्चे से अलग है। तो उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको कैसे ध्यान रखे टीचर। और केवल थ्योरी में ही नहीं, प्रैक्टिकल में भी ये डालने की कोशिश की गई है कि हर एक टीचर जो है कम से कम इंक्लूसिव स्कूल में जाकर के प्रैक्टिकल करे, और इन बच्चों के साथ जब वो संवाद करता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, तब उसे समझ में आती है कि इन बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए। इसी तरह इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ जो आप लोगों ने निष्ठा का नाम सुना होगा, जो नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट करके प्रोग्राम है, जिसमें हर एक टीचर को ये ट्रेनिंग करना है। और अब तो ये एनईपी आने के बाद मैंडेटरी हो गया कि 50 घंटे का पूरे साल भर में ट्रेनिंग हर एक टीचर को करना है। तो इसमें एनसीईआरटी ने निष्ठा 1, 2, 3, 4 बनाया है। निष्ठा 1 एलिमेंट्री लेवल के लिए, निष्ठा 2 सेकेंडरी लेवल के लिए, निष्ठा 3 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए, और निष्ठा जो 4 है वो बनाया है जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के जो स्किल्स हैं, जो छोटे बच्चों के लिए है अप टू क्लास 2 तक के लिए, या उसके आगे के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए टीचर्स का क्या रोल होगा। और आप ये देखेंगे कि हर एक लेवल पे निष्ठा, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 है, लेवल 4 हो, सब में इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबिलिटी सबकी बात कही गई है। और इसमें बड़ा अच्छा है कि ये सारे जो कोर्सेस हैं मूक पर अवेलेबल है। कोई भी टीचर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और इसमें ट्रेनिंग ले सकता है, और इसके जो टेस्ट वगैरह देने के बाद उसको वहीं पर तत्काल जो है सर्टिफिकेट उसे अवेलेबल हो जाएगा। तो हर एक टीचर ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से कर सकता है। और इसमें जो दूसरे वो क्लासरूम में जब वो पढ़ा रहा है और टीचर को ये दिक्कत होता था कि हम मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा, हम ट्रेनिंग करने जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, हम इतने दिन जो है अपने स्कूल से छूट जाएंगे, बच्चों का कौन केयर करेगा। तो ये सारी बातों का अब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ऑनलाइन पर अवेलेबल है और टीचर इसे कर सकते हैं। और इसमें एक्टिविटी भी है, असाइनमेंट भी है, तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये सारे कंपोनेंट का ध्यान में रख करके ये निष्ठा की ट्रेनिंग बनाई गई है। इसके अलावा दूसरे भी इन सर्विस प्रोग्राम हैं जो हमारी एनसीईआरटी पूरे नेशनल लेवल पर डिफरेंट स्टेट के रिक्वेस्ट पर, या कभी कभी स्पेसिफिक जो एजुकेशन बोर्ड है या स्टेट है वो अगर रिक्वेस्ट करता है, तो टीचर्स के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो भी अपडेट हो रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए, जो रेसिडेंशियल स्कूल है उनके वार्डन के लिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, टीचर एजुकेटर के लिए, काउंसलर के लिए, रिहेबिलिटेशन प्रैक्टिशनर के लिए डिफरेंट प्रोग्राम है जो ये लगातार करते रहती है। और हमारे जो एनसीईआरटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं या जो हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, जो हमारा मैसूर में है, भुवनेश्वर में है, अजमेर में है, फिर आपका भोपाल में है, और नॉर्थ ईस्ट में, ये सारे मिल करके ये सारे प्रोग्राम जो हैं चला रहे हैं। और इससे काफी और हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो साइंस का प्रोग्राम हो या साइकोलॉजी का प्रोग्राम हो या लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, हर एक प्रोग्राम में जो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इन सारे कंपोनेंट के ऊपर कम से कम 1 घंटा जरूर दिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसमें पूरे 5 दिनों का, 8 दिनों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पर होता है, और कुछ जो सब्जेक्ट वाइज प्रोग्राम है उसमें कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे या पूरे दिन भर का सेशन होता है जिसमें इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है। इसके अलावा जो कुछ मटेरियल डेवलपमेंट है हमारे डिपार्टमेंट और एनसीईआरटी ने किया है, देखिए हमारा अभी जितने भी मटेरियल बन रहे हैं स्कूल के, और टेक्स्ट बुक, रिसोर्स मटेरियल, ये सारे मटेरियल अब केवल प्रिंट में नहीं है, ये डिजिटल मटेरियल है,
ई पाठशाला पर ये मटेरियल अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा है जो ठीक तरह से देख नहीं पाता है, तो उसके लिए जो टेक्स्ट है वो स्पीच में कन्वर्ट होने का सॉफ्टवेयर यूज करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज में बुक है। डेजी जो है डिजिटल जो एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके ऊपर बुक्स हैं, जिसमें कोई भी बच्चा, जैसे अगर टीचर बोलती है चैप्टर 5 पेज नंबर 16, तो बच्चा उसी चैप्टर में जो कंटेंट है उसको वो सुन सकता है और उस हिसाब से वो पढ़ सकता है। ऑडियो बुक्स है। टैक्टाइल मैप बुक है, जिसमें बच्चा मैप को, जो बच्चा देख नहीं पाता वो मैप को एक्सप्लोर करके वो सीख लेता है। ब्रेल के, साइंस के और मैथ्स के बुक प्रोटोटाइप बुक्स बनाए गए हैं, जिसमें कैसे ब्रेल में बुक जो होगा वो ट्रांसक्राइब होगा, मैथ्स का बुक कैसे ब्रेल में ट्रांसक्राइब होगा। टीचर्स के लिए हैंडबुक है। और अभी अभी जो हमारा अपकमिंग हैंडबुक है, हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सिकल सेल डिजीज और क्रोनिक हेल्थ इंपेयरमेंट, इसमें करीब 7 और 8 चैप्टर्स हैं और इसमें से एक चैप्टर स्पेसिफिकली सिकल सेल डिजीज पर है। और उसमें सिकल सेल क्या है, कैसे है, जिसमें हमारे जो नेस्को के सर हैं, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है काफी, और उनसे हमें काफी मदद मिली इसको एडिट करने में और इसको जो फाइनल सेव देने में। तो ये अभी प्रोसेस में है, अभी बुक आई नहीं है, आने वाली है। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए इंक्लूजन इन एजुकेशन पर जो बुक है वो छप चुकी है, और इसका जो चैप्टर 4 है स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और उसमें से एक कंपोनेंट जो है सिकल सेल डिजीज पर है। एक और बुक जो देख रहे हैं, मॉड्यूल फॉर इन्हांसमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये बुक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कंसंट्रेटेड एरिया के लिए बनाया गया है, जिसमें टीचर ये समझ सके कि हर एक बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना है। हमारा जो ई कंटेंट होगा ऑनलाइन के लिए या ई पब्लिकेशन के लिए, तो वो कंटेंट कैसे बनाएंगे, विजुअल कंटेंट कैसा होगा, उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होगा, हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें इंक्लूड करने के लिए क्या क्या किया जाए, इसके लिए यूनेस्को ने हमसे, एनसीईआरटी से मदद मांगी और हमने इंडियन अडेप्टेशन उनके एक जो बुक है उनके लिए किया, जिसका आप चित्र देख रहे हैं, हिंदी में है ये। फिर माइनॉरिटी वाले बच्चे जो हैं, अगर कोई बच्चा सिकल सेल का है और उसके साथ साथ वो माइनॉरिटी ग्रुप से, जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी माइनॉरिटी, जो 6 माइनॉरिटी हैं उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या प्रोविजन है, उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, वो सारी चीजें जो है माइनॉरिटी एजुकेशन वाली जो बुक है उसमें कंपाइल किया गया है। इसी तरह 2 और बुक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्राइमरी लेवल का बुक है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एट प्राइमरी लेवल एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एट अपर प्राइमरी लेवल। इसमें यह बताया गया है कि अगर बच्चे क्लास में एब्सेंट है, या बच्चा देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाता है, याद नहीं रख पाता है, तो टीचर क्या करे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर्स को लेकर के, जिसमें कैसे हम उसको अनुकूल बनाएं बच्चों के हिसाब से, कैसे उसको मॉडिफाई करें, क्या क्या एक टीचर करे। तो बच्चे में ये, टीचर्स में ये क्रिएटिविटी जगाता है कि कैसे हम एक जो चैप्टर्स है उसको बच्चे के हिसाब से हम मॉडिफाई करें। इसके साथ साथ ही हम बच्चे का जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट, बच्चे की लर्निंग का असेसमेंट कैसे करें, या बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का असेसमेंट करें, ये भी बातें इस दोनों जो किताब है प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की, इसमें बताई गई है। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, और इस लास्ट स्लाइड में आपको ये एक बुक हमारे एनसीईआरटी ने बनाया है, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर इंक्लूसिव स्कूल, और इसमें सेट ऑफ इंडिकेटर्स हैं। अब एक टीचर या स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर ये पता लगा पाएगा कि हमारा स्कूल जो है कितना इंक्लूसिव है। और इसमें 253 जो है इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 78 इंडिकेटर जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, 117 जो है पूरे स्कूल के लिए, और 58 इंडिकेटर्स टीचर्स के लिए हैं। और इसमें रेटिंग है 1 to 3 की, जिसमें अगर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ जिस आइटम पे, उसको 1 की मार्किंग, जिसमें थोड़ा बहुत काम हुआ उसमें 2 की मार्किंग, और जिसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसको दूसरे स्कूल के लिए भी वो एग्जाम्पलर होगा, उसके लिए 3 की रेटिंग किया गया है। इससे कोई भी स्कूल अपने स्कूल में ये इंडिकेटर यूज करके ये पता लगा लेगा कि हमारा स्कूल कितना इंक्लूसिव है, और हमें किस किस क्षेत्र में और काम करना है, डेवलप करना है, जिससे हमारा स्कूल इंक्लूसिव बन सके। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझा भी पिछले 1-1.5 घंटे में,
और मुझे खुशी होगी अगर इसमें से कुछ भी चीजें आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, जिससे जो ये बच्चा है वो बच्चे का एक जो संभावित विकास है वो संभावित विकास हो सके। और इसी आशा के साथ मैं अपना ये वक्तव्य को यहाँ पर समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अविश्वसनीय ऐसे आपने मार्गदर्शन आज हमारे टीचर्स लोगों के लिए जो भारतवर्ष में है सभी के लिए आपने दिया है। न सिर्फ टीचर्स, अगर ये सेशन हमारे पेशेंट पेरेंट भी अगर देखेंगे तो वो भी जागरूक रहेंगे। और जो एनसीईआरटी ने प्रावधान कर रखे हैं उनके बारे में वो अपने उनके जो बच्चे स्कूल में है वहां जाकर के टीचर्स से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट भी कर पाएंगे कि ये हमारा एकोमोडेशंस के जो बेनिफिट्स है वो है, और प्लीज कृपया हमें इसका लाभ हमारे बच्चों को दीजिए। तो सर आज के इस सेशन से ना सिर्फ पेशेंट पेरेंट अवेयर हुए, ना सिर्फ टीचर्स अवेयर हुए, बल्कि सारी जनता जो जो इसको देखेगी वो अपने आप में एक एजुकेट हो चुकी होगी। और सिकल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को तकलीफ दे रही है, इससे लड़ने में हम्म, बहुत सहकार्य मिलेगा। और एनसीईआरटी की इस तरह की तैयारी देख कर के हम लोग अब आश्वस्त हो गए हैं सर कि आने वाला समय काफी बेहतरीन होगा। हमारे सिकल सेल और दूसरे भी डिसेबल जो कैटेगरीज में आए हैं बच्चे, वो अच्छा शिक्षा ले पाएंगे और अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छे अपनी जिंदगी को अच्छा बढ़ा पाएंगे, अच्छे जी पाएंगे, जिसमें समाज का पूरी तरह से सहकार्य मिलेगा। और सबसे पहले तो हम टीचर्स को ही अपना गुरु मानते हैं। अगर वह गुरु उनकी बीमारी को पूरी तरह से समझ पाएंगे तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। जी तो सर आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, जिसके लिए शब्द नहीं है, मैं शब्दों में आपको बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो वीडियो रहेगा, ये जो आपके मार्गदर्शन रहेंगे, ये बहुत दिनों तक बहुत सारे टीचर्स को प्रेरित करते रहेंगे। और मेरा आपसे विनती रहेगा कि ये सारी चीजें जो आपने आज हमें बताई है, ये एनसीईआरटी के माध्यम से वहाँ के टीचर्स को भी इसके बारे में अच्छी तरह से अवेयर किया जाए, ताकि हमारे पेशेंट पेरेंट को इससे ज़्यादा तकलीफ ना हो। और जी ये जो सुविधा हमारी भारत सरकार करना चाहती है, जो इच्छुक है, वो ग्राउंड लेवल पर हमारे स्कूल के लेवल पर पहुँचे। और उसका लाभ जो आपने इतना मेहनत किया है सर, मैंने आपको पर्सनली देखा है, मिला है, 5 दिन आपके साथ में रहा हूँ। तो मैं जान पाया हूँ कि आपने दिल से इस कार्य के लिए मेहनत की है, और ये आपका मेहनत दिख भी रहा है यहाँ पर। और जो आपने जिस भावना से इसमें मेहनत की है, उस भावना की कद्र करते हुए यही मैं सोचूँगा सर कि सभी को इसका लाभ मिले। और आपको एक और जाते-जाते बताना चाहूँगा सर कि मेरे साथ जो सिकल सेल के लिए आपको दिल्ली में उपस्थित हुए थे मिस्टर विकास धरुआ जी, जो जी कि उड़ीसा से थे। वो आज नहीं रहे। नहीं एक पेन क्राइसिस आया जिसमें उनका देहांत हो गया। तो उनका ज़िक्र करने का आज उद्देश्य यही था कि बाकी जो टीचर्स देख रहे हैं कि ये डिसीज़ काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी जानलेवा है। अगर जो व्यक्ति ने यहाँ पर गाइड किया है एनसीईआरटी में, आज वो नहीं है हमारे साथ, हमारे पेशेंट हमारे वॉरियर मिस्टर विकास धरुआ जी। तो इसी तरह से ये डिसीज़ काफ़ी तकलीफ वाला है, इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बाकी के जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको रोक सकें, और जो ऑलरेडी सिकल सेल के साथ जी रहे हैं, उनको अच्छी लाइफ देने में आप और हम सब सहकार्य दे सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं फिर से एक बार प्रोफ़ेसर विनायक कुमार सिंह सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम सभी को आज महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हाँ, सर। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं दर्शकों अगली कड़ी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।